एशिया में कहानी। तो शुरू करते हैं। पूर्व एशिया में कहानी। चीन, जापान और कोरिया पूर्व एशिया के प्रमुख देश हैं। चीन में आधुनिक कहानी की शुरुआत सही अर्थों में 20वीं सदी में हुई। 1911 में चीन में लोकतंत्र की स्थापना के बाद इसमें संदेह कहानी के विकास ने गति पकड़ी। लू सून इस दौर के महानतम कहानीकार थे। उनकी पागल की डायरी और अन्य कहानियां चीन की देशज भाषाओं में लिखी गई पहली कहानियों में से एक है। लू सून को आधुनिक चीन साहित्य का जनक माना जाता है। उनके संग्रह में 26 कहानियां संकलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी आई कुई की सच्ची कहानी। इस कहानी में उन्होंने चीनी सत्ता के नकारात्मक चरित्र का यथार्थवादी चित्रण किया है। इस दौरे के अन्य भी कहानीकार हैं। उन्नीस सौ 50 से 70 के बीच चीन में वामपंथी शासन की स्थापना के बाद कहानी लेखन में सामाजिक यथार्थ का बोलबाला रहा। कहानी को वर्गहीन समाज के निर्माण की राह में एक उपकरण के तौर पर देखा जाने लगा। यह सांस्कृतिक क्रांति का दौर था। सांस्कृतिक क्रांति के बाद की कहानियों में सामाजिक यथार्थवाद का बंधन ढीला हुआ। सांस्कृतिक क्रांति के बाद के प्रमुख कहानीकार गाओ जिंगजियान, जो चीन के एकमात्र लेखक हैं। जापान में 20वीं सदी में आधुनिक कहानी लेखन की शुरुआत रनसुके आक्तुकावा की कहानियों से होती है। उनकी कहानियां मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों को पूरी जटिलता में प्रतिबिंबित करती है। उनकी प्रसिद्ध कहानी कुंज के भीतर, कुनिकिदा, दोपो, कापुक नगाई, नाटुसुमे सोसेकी आदि इस दौर के अन्य प्रमुख जापानी कहानीकार हैं। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को पूरी उत्कटता में भोगा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में लाखों निर्दोष जापानी नागरिक मारे गए। इन घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद के कहानीकारों को गहराई से प्रभावित किया। इस समय के प्रमुख जापानी कहानीकार थे एतोदा ताकाशी, कवावाता यासुनारी, चियो ओनो जापान की महत्वपूर्ण महिला कहानीकारों में से एक हैं। कोरिया में भी आधुनिक कहानी की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। यी क्वांग सू की कहानियों से आधुनिक कोरियाई कहानी की शुरुआत मानी जा सकती है। वास्तव में कोरिया ऐसा देश है जहां कहा जा सकता है कि एशियाई देशों के सबसे महत्वपूर्ण कहानीकारों ने जन्म लिया। यी की योंग, किम तोंग, ये कुछ जो प्रमुख कहानीकार थे। इसके बाद आते हैं कि मध्य एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में कहानी। 20वीं सदी में मध्य एशिया में कहानी का विकास को कई कारकों ने प्रभावित किया। शास्त्रीय और आधुनिक ईरानी साहित्य मध्य एशियाई लोक कलाओं के साथ 1970 के बाद रूस की क्रांतिकारी लेखकों ने मध्य एशिया के कहानीकारों को गहराई से प्रभावित किया। मध्य एशिया में कहानी ने अपना आधुनिक स्वरूप तब प्राप्त किया जब 1920 से 50 तक के बीच लेखकों ने कहानी कहने की शास्त्रीय शैलियों के आगे बढ़कर स्पष्ट, कठोर, यथार्थवादी और चरित्र और मूल कथानक पर आधारित शिल्प को अपनाया। सोवियत रूस के लेखकों के प्रभाव में आकर मध्य एशियाई लेखकों ने कहानी में सामाजिक और आर्थिक अंतर्दृष्टियों को प्रतिष्ठित किया और कहानी भाषा को दुरह अलंकरण से निवृत्त होकर आम जनता के लिए बोधगम्य बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परंपरागत किस्सा और हकाया जैसे पारंपरिक रूपों के अलावा आधुनिक शिल्प भी कहानियों के लेखक और पाठकों के लिए चिर परिचित हो चुका था। युद्ध ने कहानीकारों को अपनी जनता के इतिहास को सकारात्मक रोशनी में परखने की प्रेरणा दी, जिससे कि राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो सके। इस तरह इतिहास के वास्तविक नायकों और दंत कथाओं के साहसी योद्धाओं पर आधारित कहानियां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रची गई। मध्य एशिया के कहानीकारों में उज़्बेक लेखक अब्दुल्ला कादरी का नाम उल्लेखनीय। कादरी ने शास्त्रीय अरबी, फारसी और चगताई तत्वों को जदीदों की प्रबुद्ध शिक्षा के साथ जोड़कर कहानी की नई शैली का विकास किया। कादरी के साथ साथ उज़्बेक कहानीकार ऐबक और कजाक कहानीकार मुख्तार अजोवा का नाम भी उल्लेखनीय है। इस तरह से कई कहानीकार थे।
एशिया के कहानीकारों में पाकिस्तानी कहानीकारों का अलग स्थान है। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सुरिया की भाषा में लिखते हुए पाकिस्तानी कहानीकार अपने बहुलतावादी स्वर और अनुभवों की विविधता के लिए जाने जाते हैं। सदमों और अप्रिय अनुभवों के बीच पाकिस्तान के एक पृथक राष्ट्र के रूप में जन्म और उसके 60 वर्ष के इतिहास को समेटती पाकिस्तान की कहानी मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और उसकी बहुवर्णीय और समृद्ध संस्कृति का विश्वसनीय प्रतीक इन कहानियों में मिलता है। प्रमुख पाकिस्तानी कहानीकार हैं सादत हसन मंटो। इसके बाद पाकिस्तान में अंग्रेजी भाषा में भी विश्व स्तरीय कहानियाँ लिखी गई। इसमें पाकिस्तान में रहने वाले और विदेशों में रहे बसे प्रवासी लेखक शामिल हैं। अंग्रेजी पाकिस्तान की राजकीय भाषा है और वहाँ इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ब्रिटिश राज। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो अंग्रेजी बोली जाती है उसे पाकिस्तानी अंग्रेजी कहते हैं। इस भाषा में रचा गया साहित्य आधुनिक पाकिस्तानी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश में कहानी लेखन की मुकम्मल शुरुआत मुक्ति संग्राम के दौरान हुई। मुक्ति संग्राम के महान अध्यायों की गाथाएं और इस संघर्ष से उपजे सपनों के टूटने से उत्पन्न हुई निराशा, पीड़ा और कुंठा, धार्मिक कठमुल्लापन आदि को आधुनिक बांग्लादेशी कहानी पूरी मार्मिकता में चित्रित करती है। प्रमुख बांग्लादेशी कहानीकार बशीर अल-हिला और जो अनेक कहानीकार थे उन्होंने रचनाएं की। श्रीलंका में कहानी साहित्य की सबसे प्रभावशाली विधा है। यहाँ सिंहली भाषा के कहानीकारों ने अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को लक्ष्य करके महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। सिंहली भाषा के अलावा अंग्रेजी और तमिल भाषा में भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। पी.बी. जयशेखर, आनंद श्री कलपुगमा, एरिक इलिया पराची आदि सिंहली भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। पश्चिम एशिया में कहानी। पश्चिम एशिया में कहानी का प्रतिनिधित्व अरबी कहानी, फारसी कहानी और तुर्की कहानी के द्वारा होता है। इसके अलावा इसराइल की हेब्रू और यिद्दिश भाषा कहानीकारों की कहानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। 19वीं सदी में छापे कहानी के विकास के चलते अरबी कहानियों का पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ। 19वीं सदी के अंत तक मिस्र, लेबनान और सीरिया के अखबारों और पत्रिकाओं में छपने वाली इन कहानियों को रवाया, किस्सा और हकाया जैसे नाम दिए गए। मध्य एशिया में अरबी कहानी के विकास में सीरिया के कहानीकारों का योगदान उल्लेखनीय है। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हाकल, मोहम्मद तैमूर, इन सबसे आगे बढ़ी कहानियों। आधुनिक फारसी कहानी की शुरुआत भी 20वीं सदी में हुई। आरंभिक दौर के कहानीकारों में अल जमालजादा का नाम उल्लेखनीय है। की इस्लामिक क्रांति के बाद इन लेखकों की कहानियों को कठमुल्लावादी कट्टरपन का शिकार होना पड़ा, मगर इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच फारसी कहानी अनेक चुनौतियों का सामना करती हुई लगातार विकसित होती गई। समकालीन फारसी कहानी ईरान इराक युद्ध, कठमुल्लावादी शोषण और तमाम सामाजिक समस्याओं को निडरता से संबोधित करती है। अकारण नहीं है कि आज की फ्रांसीसी कहानी में महिला कहानीकारों की भागीदारी बढ़ी। इनमें सिमिन दानेश्वर के अलावा और जो अन्य थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ियों द्वारा यहूदी के नरसंहार को आधार बनाकर अद्वितीय कहानियाँ लिखी गईं। सदियों से यहूदी के शक और संशय, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं कि किस तरह से जर्मनी के हिटलर के द्वारा उनका दमन किया गया। इसके बाद पढ़ते दक्षिण पूर्वी एशिया में कहानी। दक्षिण पूर्वी एशिया कहानी का प्रतिनिधित्व बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की कहानियों द्वारा होता है। बर्मा में आधुनिक कहानी का आगाज़ 20वीं सदी में पी मोए निन ने किया, इसलिए निम्न वर्ग के बर्मा की आधुनिक कहानी का जनक माना जाता है। निन ने कहानी को दुरह प्रतीकों और बिंबों के जाल से आज़ाद कर सारगर्भित और स्पष्ट शैली को अपनाकर आगे की कहानीकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
मलेशिया में कहानी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए विकसित हुई। उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद भी मलेशिया औपनिवेशिक कुचक्रों का शिकार बना रहा। आज़ादी के बाद मलेशिया में विभिन्न प्रजातियों की सौहार्दपूर्ण और समरस मौजूदगी में साम्राज्यवादियों ने जहर घोल दिया और मलेशिया एक राष्ट्र में तब्दील हो गया। मलेशिया के कहानीकारों ने राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक पतन की महागाथा को, साधारण जनता की गरीबी और कठिन जीवन स्थितियों को, अंतर्जातीय संघर्ष और नफरत के बरकस चित्रित किया है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में कहानी अब आगे पढ़ेंगे।